Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My dear students, welcome to all of you in class second year. As you know that in this pandemic situation, APDC management decided to start your online classes through Google Classroom. In this room, you will get my video lectures and PPT slides and animated videos related to the topic. My name is Sayyid Ali Ahmed. I have been teaching physics in APDC since 2012. In this academic session, I am your physics teacher. स्टार्ट करते हैं आपके कोर्स आउटलाइन से। सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक में जो आपकी कोर्स आउटलाइन है वो स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 11 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 तक आप लोग पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, और चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक आप इस बुक के अंदर स्टडी करेंगे। आपकी कोर्स आउटलाइन में जो चैप्टर्स शामिल हैं उनकी डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। सिलेबस आपका सबसे पहला चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 15 अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड, चैप्टर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स, Chapter 18 Dawn of Modern Physics, Chapter 19 Atomic Spectra, और लास्ट चैप्टर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स। आज के लेक्चर की आउटलाइन पे एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और आज जो चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डेफिनेशन ऑफ चार्ज, properties of charge, and Coulomb's law. Now start with the definition of electrostatics. हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। पहला वर्ड है आपके पास इलेक्ट्रो, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके मायने हैं चार्ज के। दूसरा वर्ड है आपके पास स्टैटिक, यानी कि कंडीशन ऑफ रेस्ट, चार्ज एंड कंडीशन ऑफ रेस्ट और स्टेशनरी कंडीशन। अगर इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन किया जाए तो आपके सामने एक डेफिनेशन डेवलप होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और वो डेफिनेशन कहती है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। दो ब्रांचेस फिजिक्स की होती हैं। एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि हम उन चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं जो स्टैटिक कंडीशन में मौजूद है, और दूसरी ब्रांच होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको आप आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाएंगी। क्योंकि याद रखिएगा कि चार्ज स्टेशनरी कंडीशन में अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है, और मूविंग कंडीशन में उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यानी स्टैटिक कंडीशन के बिहेवियर के साथ साथ वो एक नया बिहेवियर जनरेट कर लेता है अपने अंदर, और उस बिहेवियर को हम फर्दर चैप्टर्स के अंदर इन डिटेल्स स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं चार्ज की कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। अब ये जो सवाल है व्हाट इज चार्ज, इसका आंसर आज तक साइंटिस्ट भी नहीं दे सके कि चार्ज है क्या। दूसरा सवाल, चार्ज कहां से है। तीसरा सवाल, चार्ज क्यों है। चौथा सवाल, चार्ज कब से है। इन चारों सवालों के जवाब आज तक साइंटिस्ट दे ही नहीं सकी। साइंटिस्ट इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल सके। तो इन तमाम सवालों के जवाब ना पाकर साइंटिस्ट ने डिसाइड की एक छोटी सी डेफिनेशन चार्ज के हवाले से, और चार्ज को सिर्फ ये कह के अपनी जान छुड़ा ली उन लोगों ने
कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर पार्टिकल, यानी कि हर एलिमेंट्री पार्टिकल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या रिपेल करे, इसे चार्ज कह दिया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि चार्ज के अंदर एक और प्रॉपर्टी या चार्ज को आप एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो ये है कि चार्ज इज एन हेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर। क्योंकि हमें पता है कि चार्ज जो है वो आपके पास हर पार्टिकल, हर एटम, हर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। अगर हम मैटर की बात करें तो हमें पता है कि मैटर डेवलप हुआ है एटम से। मैटर इज कंपोज्ड फ्रॉम एटम, और एटम के जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हमें नजर आते हैं जो कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसकी हम बात कहते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब ये चार्ज कहां से आया, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। We are not consider that how a charge can come on these particle, या when the charge come on these particle, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ना साइंस इस चीज को ढूंढ सकी और ना वो ढूंढ रही है। वो सिर्फ ये जानती है कि चार्ज मौजूद है और चार्ज की प्रॉपर्टी ये है कि वो अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं। इसी हवाले से साइंटिस्ट सिर्फ इसी चीज को आगे लेके चले और फिर फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज को जो भी स्टडी किया गया वो सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्जन के तौर पे स्टडी किया गया, और इसी से आगे इसकी एप्लीकेशंस और इसके लॉज को बनाया गया। अब जब हम बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या चीजें सामने आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की कि इन SI यूनिट चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। कूलम के अंदर आप इसको नोट करते हैं। There are two different kinds of charges which are called positive and negative charges. Electron have negative charge and proton have positive charge. The charge carried by an elementary particle is written as E. E से हम इसको लिखते हैं चार्ज को, या फिर हम नॉर्मली इसको Q से भी जाहिर करते हैं। जब आप स्टडी करेंगे अभी आगे टॉपिक्स को, कूलम्स लॉ को और इससे रिलेटेड और आगे जो टॉपिक्स हैं, गॉसेस लॉ है, उनकी एप्लीकेशन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन है, तो उसमें चार्ज को जब आप स्टडी करेंगे तो वो बेसिकली Q से जाहिर किया जा रहा होगा, लेकिन नॉर्मली हम चार्ज के लिए E भी यूज करते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है चार्ज की वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है। अब वो चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम मौजूद है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स, यानी कि क्वांटाइज्ड होता है। ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड उन्होंने एक कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड because it exists in discrete packets. And in last, charge Q is an integral multiple of elementary charge E. यानी कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करना चाहते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज, या हम ये कह सकते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट बॉडी इन विच नंबर ऑफ चार्ज आर मेंटेन और आर प्रेजेंट, देन it is come from the formula n multiplied by E. For example, अगर एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर 10 चार्जेस मौजूद हैं, तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 into 10⁻⁻19 से, तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपके पास Q की वैल्यू होगी। This chapter and today's lecture, which is Coulomb's law. ये लॉ बेसिकली मैथमेटिकली डिफाइन करता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन को जो कि दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है। क्योंकि कूलम्ब से पहले जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने चार्जेस के बिहेवियर को शो किया था कि चार्जेस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्जन को शो किया था कि दो सेम चार्जेस will repel each other. For example, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, they repel each other. आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं,
दे विल रिपेल ईच अदर। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मगर ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन है ये बेसिकली इनके दरमियान कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको रिपेल और अट्रैक्ट करवा रही है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू किस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसे कूलम्स ने शो किया था। इन 1784 कूलम ने इस लॉ को पेश किया था, एंड कूलम डेवलप अ लॉ अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, the magnitude of force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि कूलम्स के मुताबिक अगर 2 पॉइंट चार्जेस आपके पास मौजूद हैं, उनकी पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, या एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ये लॉ रिजेंबलेंस रखता है न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, लेकिन न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जस्ट tell us about the force of attraction between two bodies, but behavior of Newton law is same as that of Coulomb's law। वो भी यही कहता है कि जो फोर्स है दो बॉडीज के दरमियान जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मासेस के। जबकि कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या repulsion between 2 point charges always directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अगर इस चीज को एक्सप्लेन करें तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान, Q1 और Q2 के स्क्वायर के, Q1 एंड Q2 को मल्टीप्लाई करें यानी उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान डिस्टेंस r के स्क्वायर के। जैसा कि आपको यहाँ इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि दो चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं, एक Q1 और Q2, दोनों की पोलैरिटीज पॉजिटिव हैं, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे जिसको आप फोर्स ऑफ रिपल्जन कह सकते हैं। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन के यानी इनके मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। यहां F21 और F12 शो कर रही हैं दोनों चार्जेस से इमिट आउट होने वाली फोर्सेस की, जो कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ लग रही है, यानी Q1 से Q2 पे लगने वाली फोर्स F12 और Q2 से Q1 पे लगने वाली फोर्स F21 के जरिए से यहाँ पे मेंशन की गई है। Now if we combine or if we mathematically write the statement of Coulomb's law, so we can write this equation: F is directly proportional to the Q1 and Q2 यानी कि product of Q1 और Q2, and F is directly proportional 1 over r square, or we can say that F is inversely proportional to the square of distance between them। दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स जो दोनों चार्जेस के दरमियान मौजूद है। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? F is directly proportional to the Q1 and Q2 divided by F is inversely proportional to the R square। Now if we remove the sign of
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, और इस कांस्टेंट को k से जाहिर किया जाता है, और जो इक्वेशन आपके सामने आ जाती है वो है F is equals to k q1 q2 upon r square, where k is the constant of proportionality and it is known as Coulomb constant, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो k है जो आपके पास कूलम कांस्टेंट के तौर पे यूज किया जा रहा है, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। नाउ कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस, यानी कि कूलम लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अंदर क्या बिहेवियर शो कर रही है, और देन फर्दर हम पढ़ेंगे कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर यानी कि कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए तो उस वक्त उसका बिहेवियर क्या होता है, या इस लॉ के अंदर जो इक्वेशन है इस लॉ की उसमें क्या चेंज आता है। The constant k can generally expressed in term of permittivity of free space epsilon naught, यानी कि ये जो k है आपके पास, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको आप कूलम कांस्टेंट कह रहे हैं, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के तौर पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस k की वैल्यू बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सवाल करेंगे कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है। बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि किसी भी फ्री स्पेस में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो सकती हैं, यानी कि अगर दो चार्ज मौजूद हैं और उन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन मौजूद है, तो कितनी स्ट्रेंथ के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन उस फ्री स्पेस के अंदर अपना काम कर सकती है या अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकती है, यानी कि वो फ्री स्पेस कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस को अलाउ करेंगी एक चार्ज से निकल के दूसरे चार्ज के तरफ मूव करने को। और जब हम इस इक्वेशन को यानी इस वैल्यू को k is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पुट करते हैं कूलम्स लॉ की इक्वेशन में, तो यही इक्वेशन आपके पास लिखी जा सकती है F is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 upon r स्क्वायर। अब हम बात करते हैं मीडियम की, कि अगर आपके पास मैं इस फ्री स्पेस के बजाय कोई मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि कोई इंसुलेटर दो चार्जेस के दरमियान इंसर्ट कर दूं, तो उस फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जो दोनों चार्जेस के दरमियान मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैग्नेट है या दो मैग्नेट्स मौजूद हैं और दोनों मैग्नेट्स के दरमियान आप एक सिंगल पेपर को इंसर्ट करते हैं, और फिर आप नोट करते हैं कि ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ग्रेजुअली आप क्या करें कि उस पेपर जो सिंगल शीट या सिंगल पेपर आपने दो मैग्नेट्स के दरमियान इंसर्ट किया है उसकी अमाउंट या उसके नंबर बढ़ाना शुरू करें। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, इस तरह कंटिन्यूसली जब आप पेपर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू करेंगे और थिकनेस ऑफ पेपर आपके पास इंक्रीज होना शुरू होगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होना छोड़ देंगे। ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से अट्रैक्शन के बजाय दोनों एक दूसरे की तरफ ना रिपल्शन शो कर रहे होंगे ना अट्रैक्शन शो कर रहे होंगे, बल्कि दोनों एक नॉर्मल बॉडीज की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनके दरमियान एक ऐसे मीडियम को लाकर इंसर्ट कर दिया है जो इनके दरमियान की फोर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। यही चीज कूलम्स लॉ के मुताबिक दोनों चार्जेस जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं उनके दरमियान होना शुरू हो जाएगी अगर हम किसी मीडियम यानी कि किसी भी इंसुलेटर को दोनों चार्जेस के दरमियान इंसर्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन राइट this statement: if the material is an insulator, it is usually referred as dielectric. It has been found that presence of dielectric always reduce the force as compared with that in free space by a certain factor
which is constant for the given dielectric and this constant is known as relative permittivity. यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ साथ आपके पास एक और फैक्टर इंसर्ट हो जाता है जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यानी कि हर डाइलेक्ट्रिक, हर इंसुलेटर की एक अपनी अमाउंट, एक अपनी स्ट्रेंथ है कि वो कितनी फील्ड लाइंस को, यानी कि कितनी फोर्स की लाइंस को पास होने देता है उस मीडियम में से या अपनी बॉडी के अंदर से। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स का इफेक्ट है कूलम्ब लॉ के मुताबिक दोनों चार्जेस के दरमियान वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर के जरिए से शो किया जाता है और इसकी वैल्यू हर इंसुलेटर के लिए डिफरेंट है। जबकि हम बात करते हैं जब फ्री स्पेस की, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू तमाम फ्री स्पेसेस के लिए सेम है जो कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। बट जब हम बात करते हैं एप्सिलॉन आर की, तो आपके पास एप्सिलॉन आर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट आ जाती है। नाउ अगर हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के लिहाज से k की वैल्यू की, तो वो आपके पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और जब हम इस पूरी की पूरी वैल्यू को कूलम्ब्स लॉ के अंदर पुट करते हैं तो हमारे आंसर आता है the Coulomb force in a medium of relative permittivity can be represented as F medium is equals to 1/4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 upon r square. Now vectorial form of Coulomb's law कि Coulomb's law की vectorial form क्या है, हम इसकी बात करते हैं। वेक्टोरियल फॉर्म का मतलब है कि आपके पास जो भी फोर्स एमिट आउट हो रही है चार्ज Q1 से Q2 की तरफ और Q2 से Q1 की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का होना लाजमी है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को और हम इस यूनिट वेक्टर की मदद से कूलम्ब्स लॉ को वेक्टोरियल फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं। यानी कि अगर Q2 से फील्ड लाइंस, यानी कि जो फोर्स लाइंस हैं जो कि Q1 की तरफ पास हो रही हैं, अगर उसको हम शो करना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी F21 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square यूनिट वेक्टर R21। और अगर फोर्स Q1 से Q2 की तरफ है तो उसको हम शो कर सकते हैं F12 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square R12। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका यहाँ पे आके खत्म होता है कि हमने आज स्टडी किया डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, डेफिनेशन ऑफ चार्ज को, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को और एक मैथमेटिकल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में आप मैथमेटिकली किस तरह से स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड एक लॉ को स्टडी किया जैसे आप कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।